ब्रोकर्स को या बिगिनर्स को इस लाइन में ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में जो पैसा लगा रहे हैं वो किसी और का पैसा है। अपना पैसा होगा तो आदमी रिस्क लेगा, अगर डूब जाएगा पैसा तो वो अपना डूबेगा, तो किसी का कोई इल्जाम आपके ऊपर नहीं आएगा। मगर किसी और का पैसा अगर आप लगवाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि आप एज ए प्रोफेशनल भी आपको जानकारी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। आपके बोलने पे उस आदमी ने लगाया है ट्रस्ट फैक्टर को लेकर के, और अगर उसका पैसा इसमें डूब गया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस चीज की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश अरोड़ा और आपका एक बार फिर से स्वागत है रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा में। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया। आज जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़े अनुभवी लोगों से बात कर रहे हैं और एक नए नज़रिए से चीज़ों को समझ रहे हैं। और इस यात्रा में हमारे साथ देने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिनके पास 3 दशक का रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट और पुणे के फाउंडर चेयरमैन है और एनईआर इंडिया में फाउंडर सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, असली हीरो की चमक नहीं जाती, अच्छी यादों की कसक नहीं जाती। कुछ लोग होते हैं इतने खास कि दूर होने पर भी उनकी महक नहीं जाती। तो स्वागत करते हैं केपी शेल्टर्स के फाउंडर मिस्टर किशन मिलाने जी का। स्वागत है किशन जी, रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नरेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे स्वागत के लिए और इतने अच्छे शेयर के लिए। थैंक यू। सर किशन जी, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की जर्नी के बारे में बताइए सर। वैसे तो मैंने अपने पिताजी की बिजनेस ज्वाइन की थी इनिशियल डेज में, मगर करीबन 1992 के आसपास रियल एस्टेट का बिजनेस हमने शुरू किया, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, पिताजी, मैं और दो भाई। तो फिर ऐसे लगा कि चारों एक ही बिजनेस में होना, आगे चल के भाई भी बड़े हो रहे हैं तो फिर अगर और एक बिजनेस हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो पिताजी थोड़ा बहुत, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो थोड़ा बहुत वो किसी को लेवा देते थे अपार्टमेंट्स या कुछ, किसी को कोई हेल्प करनी है तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस पे एक प्रोफेशनल एंगल दिया जाए और ढंग से काम किया जाए। तो ऐसे करके हमारी जर्नी रियल एस्टेट की शुरू हुई 1992 में। उस टाइम में ये मार्केट बहुत नया था, तो आई कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा। उसके बाद पिताजी के बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया था, जो उनकी इंडस्ट्री थी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद वो करते करते फिर हमने टेलीकॉम का बिजनेस शुरू किया था 85 में। सो उसमें भी काफी अच्छी सफलता हमको हासिल हुई, और उस वो करते करते फिर हमने 92 में ये एक नया वर्टिकल बिजनेस का शुरू किया। मंदा दौर था, 94 में बहुत तेजी आई, तो हमने इसके जो बोलते हैं ना कर्व्स काफी देखे हैं रियल एस्टेट के, ऊंचाई और उसकी नीचाई होती है वर्टिकल्स में। करेक्ट। सो वो हमने देखी है। सो दैट इज हाउ दिस बिजनेस वाज स्टार्टेड, और जर्नी काफी लंबी रही है। करीब करीब अभी 32 साल हो गए हैं इस बिजनेस में हम लोग कर रहे हैं, और अभी यही बिजनेस है। बहुत जी हाँ। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट किशन जी। आज जी से 32 साल पहले हाँ। आपने केपी शेल्टर्स की शुरुआत की। उसको जी करने के बाद सोचा था कि उस समय रियल एस्टेट के मार्केट और अभी के मॉडर्न रियल एस्टेट मार्केट में कितना बदलाव हुआ है, और अपने इस बदलाव को आपने कैसे एडॉप्ट किया सर। तो बदलाव तो देखो, प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा, चेंज तो होगी। ये अपने ऊपर डिपेंड करता, आधारित है कि इसको हम किस तरह अपने आप में इसको एडॉप्ट करें और एडाप्ट भी करें। सो ये तकलीफ हमको भी हुई, क्योंकि वेज एंड मीन्स काफी चेंज होते गए। जैसे पहले रियल एस्टेट ब्रोकर्स का बिजनेस होता था, वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के जरिए चलता था, न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट चलती थी। हालांकि हमारा ज्यादा बिजनेस हमेशा रेफरेंस से ही रहा है। अगर आपका एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है तो वो आपको दूसरे के पास रेफर करता ही है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 30 साल या इनिशियल कुछ सालों में आपके इतने क्लाइंट, 100-200 क्लाइंट आपके हो जाते हैं, जहां से उसके बाद में आपको रेफरल की लीड्स रेगुलर बेसिस पे आ जाती है। तो हमको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मगर जो बिगिनर्स हैं उनको ये बात जानना जरूरी है कि वॉट एवर यू डू, जैसे आज मान लीजिए लीड जनरेशन या ये बिजनेस करने का तरीका ऑनलाइन है, इंटरनेट के का सहारा लेकर आप ये काम कर सकते हो सकता है कल ये भी बदल जाएगा।
सो यू हैव टू कीप अडॉप्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको जो भी चीज नहीं आती है उसके बारे में आपको उत्सुकता होनी चाहिए जानने की, और उसको अपने व्यवहार में उसको लाइए, ताकि ये आपको बाद में अचानक से ऐसे नहीं लगे कि अरे क्या हो गया। हमारे इसमें हमने ये भी देखा है कि जो पुराने लोग थे वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, और वो फिर उनके पास बहुत ज्यादा काम भी नहीं रहा। सो विच इज अ वेरी सैड थिंग, इतना अनुभव उनके पास, बट जस्ट बिकॉज वो नए तरीके को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं आज के दौर पे। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। Yeah. किशन जी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर बिगिनर्स के द्वारा हो जाती है, और उसको कैसे अवॉइड किया जाए? क्योंकि आज की तारीख में जो जनरेशन रियल एस्टेट में आ रही है, जो बिगिनर्स होते हैं, क्योंकि जी हाँ। आपका 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस हो गया, हाँ तो हाँ। लोगों को आप क्या एक सीख देना चाहोगे कि क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए और किस क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? तो अगर आप कस्टमर सेंट्रिक पूछोगे, तो कस्टमर्स को अब तो रेरा ने बहुत सारी चीजें साफ कर दी है, और अभी रियल एस्टेट में एजुकेशन भी बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट के माध्यम से लोग ये जान पाते हैं कि क्या, किस तरह उनको प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए, देनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में होते हैं। सो दे मस्ट नो कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में खरीदना है उनको, तो वो उनकी उसकी उस बात की छानबीन पूरी तरह से होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है नहीं है, कौन डेवलप करेगा, कौन इसको बनाएगा, उसकी डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज तो वो देख ही सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद में टाइटल वगैरह वो चेक करवा सकते हैं। कमिंग बैक टू, अगर ये ब्रोकर्स के एंगल से भी देखा जाए, तो ब्रोकर्स को या बिगिनर्स को इस लाइन में ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में जो पैसा और लगवा रहे हैं वो किसी और का पैसा है। करेक्ट। अपना पैसा होगा तो आदमी रिस्क लेगा, अगर डूब जाएगा पैसा तो वो अपना डूबेगा, तो कोई किसी का कोई इल्जाम आपके ऊपर नहीं आएगा। मगर किसी और का पैसा अगर आप लगवाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, कि आप एज ए प्रोफेशनल भी आपको जानकारी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। तब आपने उसको, आपके बोलने पे उस आदमी ने लगाया है ट्रस्ट फैक्टर को लेकर के, बिल्कुल। और अगर उसका पैसा इसमें डूब गया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस चीज की है। बहुत बढ़िया। सो यू बी वेरी श्योर कि इसके सारे जो भी प्रिकॉशंस लें, जैसे डेवलपर कौन है, अगर उसकी पहले ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, उसने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या, इस प्रॉपर्टी को जो डेवलप कर रहा है उसमें लीगलिटीज क्लियर हैं क्या, ये हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कस्टमर को उसमें पैसा डलवाइए। बहुत बढ़िया। तो किशन जी, मैं अपने व्यूअर्स को जो आपने जो चीजें बताई, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो रेरा ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। यस। कोई भी काम ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, और जिसका पैसा लगा है उस पैसे को अपना समझ के उस हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया किशन जी, बहुत बढ़िया। और आज की तारीख में जैसे रेरा तो देखना ही चाहिए, लेकिन कस्टमर्स के लिए मैं बोलूंगा कि जितना हो सके कोशिश ये कीजिए कि एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा। हर सिटी में एसोसिएशन होती है, एक से ज्यादा एसोसिएशन होती है। बिल्कुल सही। तो आप अगर किसी भी एसोसिएशन के मेंबर के साथ डील करोगे तो उसमें आपका कई हद तक उसकी आपकी सुरक्षा हो जाती है। जैसे हमारी एसोसिएशन है, उसकी अम्ब्रेला है एनएआर इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया। उसके अंडर में ये गाइडेड है, उस कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट वहीं से आते हैं। तो उसके चलते आप अगर एनएआर इंडिया के किसी भी मेंबर से, जो 52 सिटीज में आज मौजूद है, किसी के साथ भी अगर आप डील करोगे तो उनके पास सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस इन प्लेस है। तो ये बहुत कम होगा कि आपको इस बात से कहीं धोखा, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो। बहुत बढ़िया। तो किशन जी, इस क्वेश्चन से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और आगे जाके इस वीडियो को देखेंगे, तो वो अपने सिटी में जो भी एसोसिएशन है, आइदर वो गूगल पे सर्च करके नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स एनआर इंडिया को सर्च करें और वहां से वो ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि उनको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलेगा और तब बिल्कुल। जाके प्रोफेशनल लीडरशिप बने। बहुत बढ़िया। तो किशन जी, जो हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको आप पुणे का स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सस्टेनेबल लिविंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में बताइए, और बाकी शहरों में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पुणे का वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो थोड़ा मूवमेंट काफी स्लो है। पुणे की ये ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई थी 2002-2003 से, जब हमारे यहाँ आईटी सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पे आने को तैयार हुआ था। करेक्ट। हिंजेवाड़ी एक लोकेशन है वेस्ट ऑफ पुणे में, जहाँ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ हम लोग आईटी पार्क्स बनाएंगे,
और उन्होंने 5 फेजेस में तब तक ये डिसाइड किया था कि हम लैंड अक्वायर करके और आईटी सेक्टर को वहाँ इन्वाइट करेंगे ताकि अपनी सेटअप करें वो ऑफिसेज और सेटअप सारे। तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना पेस नहीं रख पाया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रा पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, पैसा डाला, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है पूना का और सिटीज के मुकाबले। अब और भी हम चाहते हैं ये और बेटर बने। पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बहुत छोटा था, सिटी भी बहुत छोटी थी, लोग भी काफी कम थे, पॉपुलेशन कम था, तब उसमें पूरत हो जाती थी। और जितनी सिटी ने एक्सपैंड किया, ग्रोथ किया, उतना पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं है। अगर जल्दी बहुत सारे नए नए यहाँ पर पॉलिसीज अभी और प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, जैसे रिंग रोड बन रहा है, पुणे का पहला रिंग रोड बन रहा है, मेट्रो का काम बड़े तेजी से चल रहा है, 4-5 स्टेशन हमारी शुरू हो चुकी हैं, अब और स्टेशन को कनेक्ट किया जा रहा है और फेजेस बन रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ में भी 2-3 साल में पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट होगा। और सस्टेनेबल पे पुणे पहले से ही है, क्योंकि पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। Correct. यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा है, तो लोग ज्यादा समझते हैं इन बात को। तो एजुकेटेड पॉपुलेशन होने के कारण पुणे की सस्टेनेबिलिटी की जो मिसाल है वो काफी अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से वो लोग पुणे को सस्टेन कर रखते हैं। इससे आपको इस बात से ज्ञात होगा कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, क्योंकि पुणे इज एजुकेशन सिटी, ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट मतलब एजुकेशन सिटी है। बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनको इतना भा जाता है यहाँ का क्लाइमेट, एटमोसफियर। कंपनीज, आईटी कंपनीज उनको वहीं से उठा लेती हैं, कैंपस से उनको वो हायर कर लेती हैं, और फिर वो बच्चे ही सेटल हो जाते हैं। लाइफ अच्छी है यहाँ पर, कोई दंगा फसाद नहीं है, बड़ी शांति है, कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, मिलजुल के सारे लोग रहते हैं, और क्लाइमेट बहुत अनुकूल है। मुंबई पास होने की वजह से हमको, हमारे पास पोर्ट पास में है, एनआरआई मैक्सिमम एनआरआई पुणे से है। सो ये सब, और एजुकेशन हब तो है ही। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है पुणे में, बहुत पहले से। तो इसके वजह से पुणे का थोड़ा बेटर है लिवेबिलिटी। तो बच्चे यही सेटल हो जाते हैं, इस करके पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब घर भी ज्यादा बनते हैं, बिकते भी हैं। तो किशन जी, जिन लोगों ने आपका ये मैसेज सुना है, हो सकता है कि वो आने वाले कल में भी एक पुणे की साइड और टर्न ले, क्योंकि आपने बॉम्बे का बताया, आईटी का बताया, रिंग रोड का बताया, जितने भी आपने नॉलेज शेयर किए इस बारे में, ठीक। एक्सीलेंट। किशन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक किशन जी, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है इस यू। इंडस्ट्रीज में, तो आप जो नए रियल्टर्स हैं उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि कस्टमर फर्स्ट, अगर ये हमारी धारणा रहेगी कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने का पहले मंत्र, अपना जो भी काम हम शुरू करते हैं उसमें कस्टमर, क्योंकि हमारा सर्विस ओरिएंटेड काम है, हमारा काम तभी चलेगा जब कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड होगा, तो ही वो दूसरे रेफरेंस हमको भेजेगा, तो ही हमारे पास वो दोबारा आएगा। और एक अपने अपने एज में कस्टमर करीब करीब 3 से 4 प्रॉपर्टियां खरीदता है। वेन ही स्टार्ट्स, जब पहली प्रॉपर्टी खरीदता है, तो आजकल तो एज कम हो गई है, लिमिट 25 साल के आसपास बच्चे ले लेते हैं। जैसे उनका आईटी का जॉब लग जाता है तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। सो यूजुअली हम ये देखते हैं कि 25 और 30 साल के बीच वाले लोग ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। और जैसे ही उनका और पे बेटर हो जाती है, और मान लीजिए शादी के बाद वाइफ का भी इनकम आ जाता है, तो उनको लगता है कि और एक प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो अगर आपने उसको सर्विस अच्छी दी है, तो दूसरा काम भी आपके पास ही आएगा, वो और किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि आपके साथ उसका अनुभव है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद फिर वो एक सेकंड होम की कोशिश करता है, या इन्वेस्टमेंट वाली प्रीलीज वाली प्रॉपर्टी की कोशिश करता है। ऐसे हमने देखा है कि उसके पूरे जीवन में करीबन 3 से 4 प्रॉपर्टियां पक्की आपसे वो खरीदेगा। तो एक कस्टमर को अगर आपने सर्विस दी, तो आप ये समझिए कि आपको तो इस बिजनेस में लॉन्ग हॉल के लिए रहना ही है, तो 4 प्रॉपर्टीज एक कस्टमर से आप ले सकते हो। बहुत तो ये आप ध्यान रखिए, कस्टमर फर्स्ट, एंड बाकी तो सब ऑटोमेटिकली विल फॉल इन प्लेस। एक्सेलेंट किशन। किशन जी, आपने इतने सारे वर्टिकल्स में आप काम करते हैं और यूट्यूब पर भी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में मैंने आपके 2.5 लाख व्यूअर्स अचीव भी किए हैं। जी हाँ। आप वर्क लाइफ के बैलेंस को किस हिसाब से मैनेज करते हैं? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कोई चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बिजनेस तो मैं करता ही हूँ, सोशल जैसे एसोसिएशंस के काम भी करता हूँ, काफी वक्त से मैं करता हूँ। ये चलते चलते फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप इस नॉलेज को शेयर क्यों नहीं करते, तो इसके वजह से यूट्यूब चैनल शुरू हुआ।
और इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, लेकिन एक डिसाइड किया था कि मैं कोई प्रोजेक्ट प्रमोट नहीं करूंगा, इसके अंदर मैं केवल एजुकेशन ही दूंगा। एजुकेशन माने वॉट एवर आई हैव लर्न, जो मेरा अनुभव है वो औरों के साथ शेयर करूंगा, ताकि उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसमें वो सुधर सके। अगर मैंने कोई गलती की है और मैं आपको बताता हूँ कि ये गलती मैंने की है, तो उसका इंटेंशन ये है कि आप मत कीजिए उस गलती को, आप उसको अवॉइड करके दूसरे रास्ते से निकलिए। सो दिस इज व्हाट आई डू इन माय एजुकेशन चैनल। तो इसके वजह से स्क्रिप्ट में थोड़ा मुझे वक्त लगता है कि क्या जाना चाहिए इस वीक में। अभी आजकल हम दो एक पॉडकास्ट और एक वीडियो, एजुकेटिव वीडियो हम डालते ही है। तो दो वीडियोस बनाने के लिए उतना स्क्रिप्ट लगता है, गो थ्रू द स्क्रिप्ट कंप्लीटली। फिर उसमें अगर कोई और फाइन ट्यूनिंग, कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है, कभी किसी हफ्ते में वीडियो इसके लिए नहीं आता है, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड द स्क्रिप्ट जो बनाते हैं। इसमें मैं ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा है, तो मुझे पता है कि क्या किस तरह उसमें पिरोना है, किस तरह उसमें डालना है। सो थोड़ा वक्त सोशल टाइम से या टीवी के टाइम से वक्त निकाल कर ये काम कर लेता हूँ, तो उसमें ये सारा सेट हो जाता है। सो इट इज वर्थ। औरों के लिए अगर कुछ काम टाइम आप निकालते हैं और किसी और का फायदा होता है, मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने लोगों के थैंक्स आते हैं, सो दैट पेज मी फॉर इट। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि आपने जितने भी वीडियोस, हमने आप आई एम ऑल्सो सब्सक्राइबर, मैंने आपके जब वीडियो देखे तो आपने कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में जो भी लोग देख रहे हैं, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन सेट एक्सचेंज किया जी। है। एज ए रियल्टर्स कभी आपने फेलियर का सामना किया है, और अपने फेलियर को कैसे सेटबैक किया है और बाउंस बैक किया है? देखिए नरेश जी, ब्रोकरेज बिजनेस में फेल्योर और सक्सेस ये चलता ही रहेगा, और किसी भी बिजनेस में फेल्योर होता है। अगर कोई बोलता है कि मैंने एक भी फेल्योर का सामना नहीं किया और मैं हमेशा केवल सक्सीड ही करता रहूं, तो वो गलत बोल रहा है। बिल्कुल सर। बिगर फेल्योर के आपको पता ही नहीं चलेगा कि सक्सेस क्या है। जैसे धूप नहीं होगी तो छांव का आपको एहसास ही नहीं होगा। तो वो ऐसे फेल्योर तो होगा, लेकिन उससे किस तरह उभरना चाहिए। एक तो यू मस्ट नॉट गिव अप एनी टाइम, आप धीर मत छोड़िए, अधीर मत होइए। कुछ भी होगा, रात के बाद सुबह आती है, भले थोड़ी कभी कभी रात थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, स्टे पुट, डोंट गिव अप। फेलियर मेरे पास, मेरे जिंदगी में बहुत सारे आए। जैसे एक में किस्सा मैंने वो कहीं किसी के साथ किसी एक दो दोस्तों के साथ कभी शेयर किया होगा, बट आई मस्ट टेल, बिकॉज आजकल ये बहुत मैं सुन रहा हूँ, लोगों के फोन आते हैं या ब्रोकर्स के मैसेजेस आते हैं, ये ब्रोकर के रिलेटेड है, हमको ये आदमी ने इतना बोला था, ये ब्रोकर इतना नहीं दे रहा है, वो कर रहा है। आई बस शेयर ए वेरी मजेदार चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत मंदी का टाइम था, इट वाज ए पीरियड ऑफ आई थिंक अराउंड 2000 साल की बात है। सो बहुत तेजी, बहुत मंदी थी, मतलब मैंने तब इतनी मंदी थी, वो कर्व इतना नीचे आ चुका था। मैंने देखे अच्छे अच्छे जो डेवलपर्स थे, मतलब स्मॉल टाइम डेवलपर्स थे, उन्होंने अपने बिजनेस बंद करके दे वो वर्किंग विद सम कंपनीज एज साइट सुपरवाइजर, इंजीनियर्स। तो ये और जो ब्रोकर्स थे जिनके पास काम नहीं था, वो जो सक्सेसफुल डेवलपर थे उनके साइट पे जाके काम करते थे, सेल्स किया। सो ये दौर भी हमने देखा है कि वो सोचते थे कि 10-15 हजार भी अगर महीने का मिल जाए तो घर चल जाए। जैसे कोविड में कंडीशन थी, वो टाइप की कंडीशन थी। हमारे पास एक क्लाइंट आया, ये वाज सिंधी क्लाइंट, आई डोंट आई एम सिंधी, बट मैं नहीं कम्युनिटी को कुछ बोलना चाहता हूँ, मगर हर कम्युनिटी में ये टाइप के लोग आपको मिलेंगे। ही वाज ए बिग शॉट। उस टाइम में 50-52 लाख रुपए का सौदा हमारा किया, एक बंगलो कल्याणी नगर एरिया में। एंड आई डोंट वांट टू गिव हिज नेम और बाय हिज नेम, सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग द बायर, and this seller was being represented by another friend of mine. We somehow it the deal बहुत रफ पैचेस में गई, वेदर में गई, डील हो गई फाइनली। ये तय हुआ कि 1-1% ब्रोकरेज मिलेगी, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या कि बायर ने ही स्टार्टेड कटिंग कॉर्नर्स। मंदी तो थी, तो अब जो 50 लाख डालेगा उसको 50 लाख देने की भी इच्छा नहीं थी। तो समहाउ ये थोड़ा घुमा फिरा के उसने हाथ धो लिए कि मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को तो इतने में मिलना चाहिए था। उन्होंने फिर इतना रेट बढ़ा के दिया है, तो मैंने उनको बोला ही था कि मेरे को और इंक्लूसिव चाहिए, जैसे ये सब वादे घोरे के बोलते हैं ना। तो तब कंडीशन खराब थी, तो हमको भी सुनना पड़ता था, कहीं कहीं हम तेज हो जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा तेज हम हुए। फिर हमने बोला, फिर मेरा वो दोस्त ने बोला छोड़ यार, बिजनेस चले जाएगा, कम से कम जो मिलेगा विल शेयर एंड टेक इट। तो एक बाजू की ब्रोकरेज निकल गई, अब आई दूसरे बाजू की ब्रोकरेज। तो मैंने बोला चलो अभी ये तो रजिस्ट्रेशन हो गई। तो गाय टेल्स अस ही वाज स्टेइंग इन ताज ब्लू डायमंड, तो बोलते हैं ताज पे मिलते हैं ब्लू डायमंड पे।
एंड लेट अस हैव लंच। और फिर हम लोग आपका भी मैं देख लेता हूँ। व्हेन वी वेंट वी फॉलोड हिम। शायद 10-15 मिनट क्या आगे पीछे होगा। हम लोग होटल पे गए, वी वेटेड एट द लॉबी। और रिसेप्शन से जब चेक किया तो पता चला कि वो तो साहब निकल गए चेकआउट करके। वो तो सुबह ही, मतलब ये ऑलरेडी चेक आउट एंड वैनिश। So it was such a disgusting thing, and you get so put off by these kind of incidences. आपने पूरा सौदा किया, 2-3 महीने का टाइम डाला, आपकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल आपने भर करके कितने चक्कर मारे दोनों जगह के। और यू सॉर्टेड आउट एवरीथिंग विद द सोसाइटी, विद द लॉयर्स फॉर द सेल, फॉर द परचेस। सारा करने के बाद में ना बायर ने आपको पैसा दिया, ना सेलर ने आपको पैसा दिया। माय सो गॉड। आई टेल यू, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। एंड आप इसमें चाहते हैं तो हम लोग फिर बॉम्बे जा सकते थे सेलर से झगड़ा करने के लिए। बट वी थॉट ठीक है यार, देखते हैं, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो कुछ करेंगे। तो somehow इट नेवर हैपेंड। माय अदर कोलीग वाज नॉट दैट, वो भी बेचारा थोड़ा डिसवेरिड था इस चीज में। सो अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट मेक ए सिंगल पेनी आउट ऑफ दैट डील। सो इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है कि आपने काम किया, आपको पैसा नहीं मिला। सर किशन जी, इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप कोई भी क्लाइंट के साथ अगर काम कर रहे हैं, जो आपने फेलियर का सेटबैक बताया, कि आप क्लाइंट के साथ पहले से आइदर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई एक वर्टिकल दिखवा के, जो एम आई राइट, एम आई जॉब का। एक्सीलेंट किशन जी, आपने अभी तक जो क्लाइंट के साथ काम किया है और जो आने वाले क्लाइंट है, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि केपी शेल्टर्स पुणे के लिए, आई नो सर यू आर द लाइक 3 decades यू आर द कंप्लीट इन रियल एस्टेट, तो आप एक, मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के जरिए जितने भी बायर्स आएंगे पूना में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, केपी शेल्टर्स उनको क्या क्या हेल्प करेगी और आपके हिसाब से क्या मैसेज जाना चाहिए? सो केपी शेल्टर्स में हम लोग ऑलमोस्ट सारे वर्टिकल्स करते हैं। अपार्टमेंट्स में, रेजिडेंशियल में हम लोग हाई एंड करते हैं, कमर्शियल कमर्शियल लीज करते हैं, रिटेल का काफी अच्छा काम है। लैंड की हमारी, मैं खुद पर्सनली हैंडल करता हूँ लैंड्स को। लैंड्स के काफी ट्रांजेक्शन हम करते हैं। वेयर हाउसिंग का भी सेक्टर ओपन हो रहा है, वेयर हाउसिंग में भी हम काफी काम कर रहे हैं। सो हम लोग हर चीज के लिए उनको केटर कर सकते हैं, पर्सनलाइज सर्विस की है। एंड नॉट ओनली मी, देयर आर होल लॉट ऑफ पीपल इन पुणे who give this services। 9,000 रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं पुणे में, केवल पुणे में 9,000। सो आप इमेजिन कर सकते हैं जो नॉन रेरा रजिस्टर्ड है वो करीबन 30,000 होंगे। सो इन सब में से अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको बहुत कम लोग, मे बी 4-5% ही लोग आपको मिलेंगे। एंड वी हैव वी हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। हम 30 साल से यहाँ हैं। सो वी आर हियर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सो दिस इज अ प्रूफ दैट हम सस्टेन कर पाए हैं, तो इसके आगे भी हम लोग सस्टेन करेंगे और इस बिजनेस को आपके सेटिस्फेक्शन से चलाएंगे, जैसे मैंने कहा, कस्टमर फर्स्ट। एब्सोल्युटली किशन जी, मैंने ना अभी अभी एक रील देखी थी, बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया था कि टेस्ला इंडिया आ रहा है और ऑलमोस्ट आइधर पुणे और गुजरात, आइधर साउथ में कहीं ना कहीं जाएगा। और आपने बहुत हाँ अच्छा कहा था कि ऐसी जब भी कोई कंपनी आती है तो आसपास की लैंड के रेट्स काफी बढ़ जाते हैं। जी। तो सर, ऐसा क्या हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को ध्यान में रखना चाहिए उनके एरिया में, कि ताकि वो इस चीज का बेनिफिट ले सके? तो ये अपने लोगों को ये हमेशा समझना बहुत जरूरी है। जैसे कल की न्यूज है कि प्रियंका चोपड़ा का, एक एक्ट्रेस जो है प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा हमारी बॉलीवुड की फेमस हाँ जी, हाँ जी। पर्सनालिटी है। कोरेगा पार्क यहाँ एक लोकेशन है सेंट्रल पुणे में, और वहां पर उनका बंगलो था जो उन्होंने को लिविंग के लिए किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है। सो दे मस्ट कीप ए टैब ऑन ऑल दिस थिंग्स कि कौन क्या हो रहा है, क्या नया होने जा रहा है, किस लोकेशन में हो रहा है। वहाँ की रियल एस्टेट बिल्कुल प्रभावित होती है इन सब चीजों से। जैसे टेस्ला आ रहा है। सो इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तलेगांव एरिया है जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है हमारा, बिटवीन मुंबई एंड पुणे, पुणे के करीब है। वहां पर हुंडई ने एक अभी प्लांट अपना सेटअप किया है, कोई एक टेक ओवर भी किया है, फिर उन्होंने और भी बनाई है। हुंडई के चलते उनके जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनको सप्लायर्स जो हैं वो भी सब, और एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सारे वहाँ आ गए हैं। हम्म। सो इतना वहाँ अभी डिमांड हो गया है कि वहाँ 3-4 साल में जो अपार्टमेंट एकदम फंसे पड़े थे, जो नहीं बिक रहे थे या रेंट पे भी नहीं जा रहे थे, अचानक सारे अपार्टमेंट्स वैनिश हो गए मार्केट से। अभी एक भी अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं है। सो अचानक ये पूरा मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है।
एक कंपनी के आने की वजह से। तो इमेजिन कीजिए अगर टेस्ला आ जाएगी तो क्या होगा। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये मतलब एक मैसेज आता है मार्केट में कि डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अगर कोई एक डिमांड क्रिएट हुई है तो उसके सामने सप्लाई किया जाएगा। हाँ, करेक्ट ना? किशन बिल्कुल। जी, किशन जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट्स है वो हमने ना थोड़ा सा फन सेगमेंट्स बनाया है। हाँ, उससे आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका आपको क्विक रिप्लाई करना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्रैवल टाइम, आपको आपको ट्रैवल का मौका मिले तो आप हिस्ट्री में कौन से वक्त में जाना चाहेंगे और क्यों? मैं वापस अपने वक्त में जाना चाहूंगा, जो गलतियां मैंने की हो उसको सुधारूंगा। अगर और पीछे जाने का मौका मिले तो भगवान को बोलूंगा आज के टाइम में मुझे पैदा करो, ताकि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये यंगस्टर्स के पास इतने टूल्स हैं। मतलब जो हम एक एक चीज पिकअप कर रहे थे वो पूरा स्टेन गन से पूरा AK-47 से फायर कर सकते, हम लोग एक एक दोनों वाली बंदूक से शूट कर रहे थे। बहुत बढ़िया। आपको सिर्फ तीन चीजों को लेकर अकेला रहना है तो कौन सी तीन चीजें होगी? तीन चीजों को लेकर अकेला रहना है तो एक तो मोबाइल फोन है, उसके साथ हम रह नहीं सकते। सही है। दूसरा, आई वुड लव टू बी नेचर, कि अगर नेचर के साथ कहीं हो, और ऑफ कोर्स टेकिंग माय वाइफ देयर। बहुत बढ़िया सर। जो आपकी बेटर आप है वो ऑलवेज साथ में रहने चाहिए। गॉड ब्लेस ऑफ यू ऑलवेज। किशन जी, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक की नहीं है? ट्रैवलिंग ऑल ओवर। आई वांट टू, पहले तो इंडिया का पूरा मैं ऑन रोड, आई वांट टू टेक ए टूर एक एक करके, क्योंकि भारत इतना खूबसूरत है। जब हम अब सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ इतने खूबसूरत जगह हैं जो हमें पता भी नहीं है, आप एक एक करके आगे आ रहे हैं। सो आई वुड लव टू ट्रैवल ऑल द प्लेसेस। इंडिया को पहले ढंग से देखें, और फिर जिंदगी बची, कुछ वक्त बचा, हिम्मत बची तो फिर बाहर का प्लान करें। सही है। किशन जी, आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो एक बुक, एक मूवी और एक फूड के बारे में बताइए। रिच डैड पुअर डैड इज ए वेरी गुड बुक, जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ। और मूवी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा was a बहुत very good movie which I liked. I mean, and food, I'm good with Punjabi food. ओह एक्सेलेंट। हाँ जी। किशन जी, काफी सारे हमारे व्यूअर्स जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सही गाइडलाइन और सही जानकारी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहोगे? तो आजकल इसके बारे में बहुत बहुत आसान हो गया है। पहले तो ये, हम जब इस बिजनेस में हैं तो हमको, हमारे साथ कोई बात करने को भी तैयार नहीं था। तो करेक्ट। आपको बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता था ये इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जो आप गूगल पे आपको सारी चीज मिल जाती है। फिर हर सिटी में एसोसिएशन है, वहां जाके आप उनके सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे पुणे के एसोसिएशन में भी हमने एक SRO फॉर्म किया है, प्रोसेस में है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग जो नए रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं हम उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि हम उनको, उन तक भी पूरी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पहुंचाते रहे रेगुलर बेसिस पे, सो दैट दे आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। सो इन सब के जरिए आपको बड़ा आसान हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस है काफी जो कोर्सेज रन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी रन करते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज में अब इसको एक सब्जेक्ट का दर्जा भी दिया गया है रियल एस्टेट को, क्योंकि देख रहे हैं कि कई लोगों को अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने के लिए। आपके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका अंदाज, आपकी रौनक दिल को छू गई। अफसोस यह कि मुलाकात अब खत्म हो गई। शुक्रिया आपका इस महफिल को सजाने के लिए। शुक्रिया आपका इस महफिल को सजाने के लिए। अब हमें अलविदा कहना पड़ेगा दिल को बहलाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो आज की हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि सभी ने रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से समझा होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह की और रोचक चर्चाएं और एक अनुभवी दृष्टि के लिए जुड़े रहिए रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी इन्वेस्टिंग।